अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरे साथ असगर उमर साहब मौजूद हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची से जो नज़रबंद होने वाले कारकुनान थे, तवील तरीन समात हुई क्योंकि आज ही के लिए नोटिस जारी किए गए थे। महकमा दाखिला सिंध और सिंध हुकूमत और दीगर फरीकैन से जवाब मांगा गया था। समात से पहले जो सूरत हाल थी, ऐसे लोग जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं था, या ऐसे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ ज़रूर रखते हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त उनको किसी भी तरह सपोर्ट करने में नाकाम है, ऐसी ही खातून, बुज़ुर्ग खातून जिनका बेटा जो है नज़रबंद कर लिया गया और उसके बाद फिर वो मारी मारी फिर रही हैं। बुज़ुर्ग खातून की आप जो आहो बका है वो भी सुने और उनकी जो रुएदाद है वो क्या बयान कर रही हैं वो भी सुने। उसके बाद फिर आज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने धड़ाधड़ रिलीफ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो किस तरह दिया, कमरा अदालत में क्या कुछ हुआ, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। कहाँ से उठाया है? कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए। तो आपकी कोई मुलाकात हुई है? भाई हमारे कमाने वाला है वो। पीटीआई से ताल्लुक़ था उसका? हाँ, वो काउंसलर किसी से उठाए थे मोहल्ले वालों ने। गरीब वो थोड़ा पढ़ा था, बोले समझदार है इसको, तो कोई बात नहीं। काउंसलर की सीट से जीता था, हारा था इलेक्शन? हाँ, हारा था। अभी कहाँ पर है, कुछ पता है कहाँ पर है? जैकबाबाद के अंदर है। किसने बताया आपको? मालूम हुआ है, किसी ने बताया है। किसी हम नहीं जा सकते। तो आप क्या चाहती हैं अदालत से? बोला आप क्या चाहते हैं? हो जाए तो किस इल्जाम में पकड़ा है, क्या कहते हैं ये? हार जीत तो इलेक्शन में होती है भाई, और तो कुछ भी नहीं है। उसका बैंक में रिपोर्ट है, नेशनल बैंक में सफाई का काम है। रिजवान रमजान, ठीक है। तो जनाब, इस बुजुर्ग खातून का शॉट आपने सुना है, इनकी बातचीत सुनी जो कि इंतहाई कर्ब की सूरत हाल में बेटा जैकबाबाद की जेल मुंतकिल कर दिया गया है। उससे मुलाकात के लिए जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि वाहिद ही इनका बेटा था जो कि यानी कि खुद कफील था, यानी कि वो कमा कर अपना सिस्टम चला रहा था। पीटीआई के काउंसलर की निश्चित पर वो इलेक्शन लड़े क्यों, हार तो गए थे। उसकी वजूहत भी उन्होंने बताई कि उनका बेटा चूंकि इलाके में कुछ समझदार था इलाके वालों की निस्बत, तो इसलिए इलाके वालों ने उसको जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काउंसलर के उम्मीदवार के तौर पर जो है वो इलेक्शन में खड़ा किया था, लेकिन वो हार गया। उसके बाद और भी इसी तरह के लोग थे जो कि कमरा अदालत में मौजूद थे और उनकी कोई दादरसी करने वाला नहीं था। अच्छा, सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, मैं वीडियो के बिल्कुल आखिर में वो भी आपके सामने जरूर शेयर करूंगा कि वो क्या कहती है कि आज जिस तरह चीफ जस्टिस ने रिलीफ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, तो उसके बाद फिर उनका क्या मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखेंगे। असगर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। सूरत हाल आपके सामने, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट से, पिशावर से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जितने भी नजरबंद कारकुनान थे, रहनुमा थे, उनको जो है वो रिलीफ दिया जा रहा था। वो आपने देखा कि वो मुसलसल जो है उनको छोड़ा जा रहा था। अब छोड़ के जाहिर है वो हुकूमत फिर उनको दोबारा नजरबंद कर रही थी, वो अलग मैटर है, लेकिन उनको एक तरफ रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन सिंध की अदालत से आपने देखा कि सिर्फ नोटिस जारी हो रहे थे, हमने भी वीडियो में भी तस्करा किया, खबरों में बता रहे थे, लेकिन लोग मायूस थे। लेकिन आज कमरा अदालत में जो कुछ हुआ आपने तो देखा, आप तो बड़े आज भी हैरान रह गए। लेकिन कुछ गफलत लापरवाही नाअहली वकला में जरूर नजर आई, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आप कह सकते हैं कि दरखास्तें दायर की, उसमें जो वो जिनको नजरबंद किया गया उनका नाम ही नहीं था, या जिस नोटिफिकेशन को चैलेंज कर रहे हैं उस नोटिफिकेशन को उन्होंने दरखास्त का हिस्सा नहीं बनाया, तो चीफ जस्टिस उनको कैसे रिलीफ देते। लेकिन उन्होंने आज दिल खोल कर रिलीफ दिया। देखिए, आज शायद बहुत मुश्किल सूरत हाल थी, मौसम भी जिस तरीके था, कोर्ट रूम में हफ्स ऐसा लग रहा था कि हर दूसरा शख्स जैसे गिरने के लिए तैयार हो, डिहाइड्रेशन का और हफ्स का एक बहुत ज़्यादा मौसम था। और चूंकि ये दरखास्तें 9 मई के बाद से दायर होना शुरू हुई थी, 10, 11, 12, 13 तारीख से होने शुरू हुई थी, और इस पर नोटिस जारी हो रहे थे। हर दरखास्त 29 तारीख के लिए फिक्स हो रही थी। तो आज 50 से ज़्यादा दरखास्तें थी, दरखास्त गुजार थे, पिटिशनर थे, उनके अहल खाना थे, बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे कि क्या फैसला होता है। और फैसला वही हुआ जो मुल्क की दूसरी अदालतें कर रही हैं कि शहरियों की नजरबंदी का, जैसे चीफ साहब ने कहा कि शहरियों की आज़ादी का मामला है, इसको हम ज़्यादा नजरअंदाज नहीं कर सकते। और एमपीओ के जो जनरल ऑर्डर थे वो सब सस्पेंड कर दिए। हालांकि सरकारी वकला का कहना था कि इन लोगों के पास अदालत आने से पहले एक ऑल्टरनेट रेमेडी है
कि वो होम डिपार्टमेंट में जाके मतलब इस नजरबंदी के खिलाफ जाके अपील करें। वो उनका एतराज था हुकूमत सिंध का कि ये मेंटेनेबल नहीं है, काबिल समाअत नहीं है, क्योंकि ऑल्टरनेट रेमेडी भी है। उस फोरम पर अपील नहीं दायर की। और कई केसेस ऐसे हैं जिनकी वीडियो मौजूद है कि जो लोग हैं इंसिडेंट में वहां शामिल थे, हाँ, वो वारदातों में हंगामा रही है, जलाओ घिराव में है। लेकिन आज अदालत ने तमाम को जिसने भी कोई दरखास्त की थी उसको एमपीओ ऑर्डर सस्पेंड किया, उसे रिहा करने का हुक्म किया। लेकिन अब जैसा आपने पहले इंटरव्यू में बताया कि वकला ने कोई काम नहीं किया, बस एमपीओ ऑर्डर तक नहीं लगाए। जिन शहरियों के नाम से पिटीशन की जा रही है, जिनके लिए पिटीशन की जा रही है, उनका एमपीओ ऑर्डर की फोटोकॉपी जमा करके फाइल में लगाने की जहमत नहीं की। वो भी और नाम कई दरखास्त दायर कर रहे हैं, लेकिन वो जो नजरबंद है उनका नाम ही नहीं है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला माशाल्लाह ऐसे हैं कि किसी किस्म की जो है वो उनको दुश्मन की जरूरत नहीं थी। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल इस हवाले से थी कि अदालत रिलीफ कैसे दे। अदालत ने महसूस किया कि इतनी बड़ी तादाद में 500-600 से ज्यादा अफराद वो है जो अरेस्ट हुए हैं। जैसे आपने वो बताया, इन खातून का बच्चा आ गया, कोई स्कूल के तालिब इल्म है जिनके पेपर मिस हो रहे हैं, तो अदालत इस सूरत हाल को समझती थी और वो तमाम मामला आज निपटाना चाहती थी। लेकिन वकला ने तैयारी नहीं की और मुख्तलिफ वकला जो है वो अपना अपना कोई तंजीम के साथ काम नहीं हो रहा है। हर कोई अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कि हमें खान साहब को, चेयरमैन साहब को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, वो अपनी 5 पिटीशन लेकर, कोई 7 का लेकर केस आ गया। कोई इज्तिमाई पॉलिसी नजर नहीं आई इंसाफ लॉयर फोरम की, हमें ये कहना चाहिए, या पीटीआई की, कि अपने कारकुनान को किस तरीके से रिलीफ दिया जाए। और सूरत हाल, अच्छा, ये जो वो सब लोग हैं, ये यानी कि सखर जेल, मीरपुर खास, शिकारपुर, जैकबाबाद, इस तरह मुख्तलिफ जेलों में उनको जो है मुंतकिल किया गया था। इसमें 50 के करीब जो है वो छोड़ दिए गए। अच्छा, जो महकमा दाखिला की तरफ से, सिंध की तरफ से बताया गया था, तकरीबन जो हुकूमत सिंध को नजर बंद करना था, सिंध से 500 से ज्यादा कारकुनान थे या वो लोग जो किसी न किसी तरीके से मुंसलिक थे पीटीआई से, उनको नजरबंद करना था। लेकिन 150 के करीब लोगों को नजरबंद किया जा चुका है और मजीद के खिलाफ भी थी। अच्छा, एक चीज और भी आपने नोट की हो कि चीफ जस्टिस ने इस बात का भी इजहार किया कि जिनका जो एफआईआर में नामजद हो चुके हैं या किए गए हैं, उनकी नजरबंदी को या उनको कलअदम करार नहीं दिया। यानी कि अगर किसी क्राइम में थे, एफआईआर में नॉमिनेटेड हैं, उनको रिहा करने का ऑर्डर नहीं दिया। जो ऐसे नजरबंद किए गए थे उनको छोड़ने का ऑर्डर दिया। शायद मामला ये देखें कि हमारे यहाँ ये सूरत हाल बन रही है। अपने बार बार वकला के बारे में क्या कहें, अब हमें इसका मामला समझ नहीं आता। एक स्टेरियोटाइप पिटीशन बनाई गई है। अभी आप देखें, हलीम आदिल शेख पीटीआई के रहनुमा है, उन्होंने एक प्रोफेशनल वकील जिसकी फीस अदा की गई होगी, राज वाहिद साहब की खिदमत हासिल की, उनका केस मेंटेनेबल या नॉन मेंटेनेबल होने के बावजूद वो केस फॉलो किया जा रहा है, उसको तवज्जो दी जा रही है। और फिर जैसे आपने देखा कि वो आलमी शोहरत याफ्ता सलमान ग्रुप के सलमान, उनके बहनोई का अगर वो लापता हुए हैं, नहीं बताया गया पुलिस ने, तो उन्होंने इन्हें एमपीओ के तहत का उनके नाम लिया और दरखास्त दायर कर दें, ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसकी बाकायदा मिसिंग पर्सन के तौर पर अलग से शनाख्त बनाई और परसों के लिए 31 मई के लिए नोटिस हो गए। जी हमारे यहाँ ये जो एक हजूम जो लगा एमपीओ के तहत कारकुनान का पीटीआई का, वकला ने नाम नहीं लिखे, पता नहीं लिखा, क्या कुछ किया और एक दरखास्त डाल दी कि जी हाँ पिटीशन आपकी आ गई है। कौन किस कैटेगरी में आता है, किसकी दूसरी कैटेगरी में आता है, किसे जल्दी रिलीफ मिल सकता है, किसको देर से मिलेगा, इसकी कोई वो नहीं की गई, क्लासिफिकेशन नहीं की गई और उसका खमियाजा जो है वो कारकुनों को और शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। तो अगर ये मुनासिब वकला तैयारी करें, तंजीम इस बारे में देखे, या कोई प्राइवेट वकला का कोई पैनल बनाया जाए जो दाद रसी कर सके शहरियों की, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। आइंदा हेयरिंग पे जो 1 जून को होगी उस पर ख्याल करना चाहिए। अच्छा, कुछ जो थे जिनके दस्तावेजात मुकम्मल नहीं थी या जिनके नाम नहीं थे, अदालत ने उनको मोहलत दी कि ठीक है हम आपको 1 जून को सुन लेंगे, आप तैयारी करके आए। अच्छा, दूसरा एक मजमूई अगर हम बात करें तो सदर ममलुकत की तरफ से एक आपने देखा कि एक बाकायदा तौर पर एक एक्ट के ऊपर दस्तखत कर दिए गए हैं। आप नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी मुस्तकबिल में वो उनकी सियासत में वापसी के रोशन जो है इम्कानात रोशन हो चुके हैं। लेकिन सिंध में जो एक ढांचा था पीटीआई का, वो तो आपको टूट फूट का शिकार नजर आ रहा है। शायद इस मामले में बहुत तशवीशनाक है, चूंकि हम अदालत पे सिर्फ आज एमपी की गुफ्तगू कर रहे थे, वरना अभी मैं आपको ये बताऊं कि जैसे बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उसमें अथराइजेशन के लिए लेटर साइन करने के लिए आदमी दस्तयाब नहीं है कि मखसूस निशस्तों पर कौन के किसके साइन है, कि ये पार्टी के नुमाइंदा है, पार्टी की ये लिस्ट है, ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। पीटीआई के सदर थे अली दैदी सिंध के,
वो नहीं है, सेक्रेटरी कहाँ है, कराची का सदर कहाँ है, इनका कोई कुछ नहीं पता है। वकला चूंकि अदालत आते हैं अपने दीगर केसेस में, वो इसमें भी अपेयर हो गए हैं, वरना रूटीन में कारकुनों को पूछने वाला कोई नहीं है। बुरा हाल है इस वक्त। अल्लाह माफ करे, सियासत सबका हक है, तब्दीली आप उनकी सियासत से इख्तिलाफ कर सकते हैं। जी जी, पीटीआई की सियासत से इख्तिलाफ किया जा सकता है, पीपल्स पार्टी की सियासत से इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन सियासत करना तो हर एक का हक है। कि इंसानी मुल्क में आप क्या निजाम चाहते हैं, क्या सोचते हैं, ये आपका सोचने का हक है, और अपनी सोच को अमली जामा पहनाने का भी हक है। ये आपको उसके जो नतीजे आएंगे वो फिर कौम मुल्क बर्दाश्त करती है। लेकिन जिस तरीके से ये कि आप ये 500 से ज्यादा शहरियों को डिटेन कर देना, और कई दिनों से डिटेन है इतने सख्त मौसम में, हमें आज एक कार्रवाई करना पड़ी। और हफ्स में देखा तो हमारी हालत बुरी थी। जो जैकबाबाद और अंदरून जेलों में भेजे गए हैं, वो भी तो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। एक चीज और बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी क़यादत है, जाहिर है वो अपनी जान बचाने के या उनकी जान के लाले पड़े हुए, जाहिर है वो तो साइड पे है, लेकिन आज हाफिज नईमुर रहमान साहब उनको बचाने के लिए आ गए हैं। अदालत से उन्होंने बाकायदा तौर पर रजू कर लिया है कि इनको बचाया जाए, और ये इनको तो पुलिस ने, उन्होंने बाकायदा अपनी दरखास्त में लिखा है कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, रहनुमाओं को हिरासत में लिया जा रहा है। और उन्होंने तो गैर मशरूत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने तो जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान किया था, लेकिन उसके बावजूद उनको नजरबंद किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो उसको गिरफ्तारियां और जो कार्रवाई है पीटीआई के खिलाफ, जमात इस्लामी ने चैलेंज किया है। देखिए, सियासत इसी का नाम होता है कि अपने शहरियों के हकूक के लिए जंग लड़ना। जो आज आपके साथ नहीं, कल वो आपके साथ होंगे। इख्तिलाफात पीटीआई की सियासत से उन्हें हो सकते हैं, लेकिन पीटीआई के कारकुनान कल ये किसी भी शहरी के साथ हो सकता है। तो अगर हाफिज नईम अहमद ने ये काम किया है तो बहुत अच्छा किया है। और उन्होंने, हम देख रहे थे कि उनके वकला आ रहे थे, उनके यूसी नाज़मीन या चेयरमैन जो थे वो हाफिज साहब से मिलने के लिए आ रहे थे, और आवाम की बड़ी तादाद हाफिज साहब के साथ सेल्फीज बना रही थी, जो उन्हें मीडिया टॉक में बल्कि ताखिर भी हुई, तो वो उसके साथ ये काम करनी थी। तो सियासत नाम ही इसी का है कि मुख्तलिफ लोगों को साथ लेकर चला जाए, जो आज आपका नहीं है कल उसको अपना बनाया जाए। सियासत इसी का नाम है, और हाफिज साहब की पॉलिसी अच्छी है, और ये इंसानी बुनियादों पर होनी चाहिए सियासत। बिल्कुल अजहर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। बाकी सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या था, आज अदालत में उनकी क्यों नहीं सुनी गई, उनको क्यों नहीं सुना गया, वो जवाद देरो साहब जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध है, उनको आप सुने, और उसके बाद फिर मजीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सेकेंडली इसमें यह भी है कि जो कानून कहता है कि एमपीओस में जो भी जिसके खिलाफ ऑर्डर पास हुआ है, उनको पहले जो है होम डिपार्टमेंट के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन फाइल करनी होती है अपील की सूरत में। और कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में हमेशा ये होता है कि जो भी फर्द है जिसकी पिटीशन फाइल करना चाहता है, उसको पहले वो रेमेडी एग्जॉस्ट करनी होती है, पहले वहाँ जाके आना होता है। और जो इस केसेस में भी यही था, क्योंकि एमपीओ जो ऑर्डिनेंस है उसके अंदर अपील रिप्रेजेंटेशन का रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल नहीं की गई थी, लेकिन कोर्ट ने हमारी वो भी रिक्वेस्ट नहीं सुनी, और जो है आपके सामने है काफ़ी जो है ऑर्डर्स में उनको सस्पेंड किया। क्या स्ट्रेटेजी क्या है आपकी, कोई बात हुई है आपकी एजी साहब से, क्या करेंगे अब आप लोग? अभी तो मैं बिल्कुल कोर्ट से निकला हूँ, अभी बात एजी साहब से नहीं है, लेकिन हम जो है इस पे आईजी ऑफिस और होम डिपार्टमेंट जिन्होंने इशू किया ऑर्डर्स, उनसे प्रॉपर अब जो है कमेंट्स मंगवाएंगे, जवाब दाखिल करेंगे, और हम उनको कंटेस्ट कर रहे हैं। पिटीशन अलाउ नहीं हुई है, ऑर्डर थोड़ा सस्पेंड हुआ है, लेकिन हम जो है इसका भरपूर जो है मुकाबला करेंगे। इसको जो है बिल्कुल एमपी उसका जवाब लेके फिर जब राइप होगा हेयरिंग के लिए, फिर हम इसको जो है बिल्कुल। नंबर्स बता सकते हैं आप, कितने नंबर्स हैं? सर पिटीशंस जो है आज जो लगी हुई थी तकरीबन 40 पिटीशंस लगी हुई थी, और 10-12 नई फाइल हुई है, और तकरीबन सब में एक एक की जो है ऑर्डर है। कुछ में जो है कुछ पिटीशन है, किसी में एक में 5 थे और एक 2 है जिसमें 2-2 थे। इससे ज़्यादा नंबर्स हमारे सामने नहीं है, अगर वो है तो उन्होंने पिटीशन फाइल नहीं की। ठीक है, थैंक यू। एमपीओ केसेस की हेयरिंग थी कोर्ट के अंदर, इसमें बेशतर केसेस जो हैं वो फाइल हुए थे पिछले हफ्ते, और बल्कि 27 मई को हमें कुछ केसेस में नोटिस मिला था, कुछ केसेस में हमें नोटिस मिला था 25 को, किस में 26 को, 1-2 पुराने थे। तो आज जो था के सैटरडे और संडे ऑफ होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का, तो हमारे पास अभी तक कमेंट्स आए नहीं थे। हमने कोर्ट से आज यही दरख्वास्त की थी कि हमें कमेंट्स फाइल करने का टाइम दिया जाए, बेशक 2 दिन बाद रख लें, 1 दिन बाद रख लें, एटलीस्ट हम जो मवाद है जिसके तहत लोगों को एमपीओस के तहत एमपीओस इशू किए गए हैं, उसका जो मवाद है हम वो कोर्ट के सामने रख सकें कि भाई हमने क्यों इशू किया गया है। लेकिन कोर्ट ने हमारी ये दरख्वास्त नहीं सुनी, और कोर्ट ने जो है ऑर्डर सस्पेंड किया है। इवन तो हमारी रिक्वेस्ट थी कि सर फर्स्ट डेट पे तो सस्पेंड नहीं हुआ, और देयर वाज आल्सो स्टे एप्लीकेशन भी नहीं थी, लेकिन उसको स्टे एप्लीकेशन के बगैर होते हुए जो है उन्होंने